Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to take the second part of bioinorganic chemistry, and in the previous lecture we did the basic parts regarding this chapter. If you are new at this channel तो please subscribe the channel, और अगर वीडियो के एंड में आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, कमेंट करके जाइए. तो let us start the video. In the last lecture we did the हीमोग्लोबिन जो था हमारे पास वो दो तरह का था. इट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HB से भी लिख सकते हो इसको, एंड इट इज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन. तो हमने ये पढ़ लिया था ऑक्सी एंड डीऑक्सी. ऑक्सी इज द नेम इंडिकेट इन दिस ऑक्सीजन इज बाइंडेड टू hemoglobin, and here the absence of oxygen, absence of ऑक्सीजन एटम. तो दो चीजें हैं हमारे पास. ऑक्सीजन अगर बाइंडेड है HB के साथ तो इट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड इफ इट इज द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज नोन एज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन. एज वी सेड अर्लियर टू यू, ये हमने पहले कर चुके हैं ये सारी चीजें. ये देखो कि ये हमारे पास नॉर्मल वही फॉस्फाइरेनिंग सिस्टम बना लिया, बीच में Fe लगा लिया. डीऑक्सी में मैंने आपको बताया था कि जो 6 साइट है दैट इज वेकेंट, ईदर वेकेंट और इट कैन बी अकोमोडेटेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है कि डीऑक्सी के केस में हमारे पास या तो ये 6 साइट है, जो ये वाली साइट वेकेंट होगी, या फिर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होगा, और दोनों ही केसेस में उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन. फिफ्थ साइड पे हमारे पास जो इमिडाजोल रिंग लगी होती है, ये प्रोटीन चेन है हमारे पास. ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली जो Fe है दैट कैन फॉर्म द 6 बॉन्ड्स. 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं इसकी, 6 बॉन्ड बना सकता है. 4 इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन एंड ऑफ द फॉस्फाइरेनिंग. फिफ्थ वन इट इज अटैच्ड विद द amidazole group of the histidine residue. ठीक है, it is the amidazole residue of histidine amino acid. ठीक है, amidazole ring, right? तो 6 site it is empty. now जो ये प्रोटीन लगा हुआ है हमारे पास, ये सारा प्रोटीन अटैच है. ठीक है, तो ये साइट यहाँ पे खाली है. तो दो चीजें बनती हैं यहाँ से अब हमारे पास कि अगर तो ऑक्सीजन अटैच है तो ऑक्सी, अगर नहीं है तो डीऑक्सी. हम पहले डीऑक्सी की बात करेंगे. इन द केस ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पास जो Fe है इट इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास हाई स्पिन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. हाई स्पिन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास देखो एक बार 1 2 3 4 ऐसे हमने 5 बॉक्स बना लिए जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल थे पहले. उसके बाद हमारे पास डी में कोऑर्डिनेशन अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि ये ऐसे टूट जाते हैं Eg में और T2G ऑर्बिटल्स में. अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, +2 सिस्टम है तो 3d6 सिस्टम है, 4s0 3d6 सिस्टम है. 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो पेयरिंग पहले नहीं होगी हमारे पास, ऐसे चलेगा ये. तो दिस इज द थिंग. ठीक है, तो दिस इज dxy dyz dzx and this is dx square minus y square and this is d del square. this is Eg orbital, this is T2G orbital. ठीक है, तो ऐसे चले जाते हैं ये. अब हमारे पास ये सिस्टम रहेगा. ठीक है, तो कहने का मतलब हमारे पास T2G4 है और Eg2 है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है. अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो मैं एक बार इसको क्लियर कर रही हूँ सारी स्लाइड को. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास dx² - y² और dz² में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है. दिस इज Eg, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है. और अगर आपको ध्यान है थोड़ा सा, ऑक्टाहेड्रल शेप बन रही है, 6 साइट्स मैंने अभी बताई ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp3d2 या d2sp3. तो हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स s इन्वॉल्व है, px इन्वॉल्व है, py pz, और d के कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, dx² - y² और dz², अगर ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री की बात होती है तो. ठीक है, अब हमारे पास देखो, मान लो मैं ये छोटी सी चीज दोबारा ड्रॉ करूंगी. ठीक है, ये चीज है. ठीक है, अगर इसको x एक्सिस मान लें, दिस इज द z एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस. अब dx² - y² कैसे होगा, जो हमारे पास लोब्स इसकी एक्सिस के ऊपर आएंगे.
ठीक है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होता है, डी एक्स वाई, हम इसके ऊपर से लोब्स को ड्रॉ करते हैं, और डी जेड स्क्वायर में भी ऐसे ही होगा, अगर जेड इसको मान लूँ मैं तो लोब्स के ऊपर में से ये जाता है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, देखो डी जेड स्क्वायर ये है। अब ऑलरेडी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन जो पड़े हुए हैं उनके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे आपस में कितनी रिपल्शन होगी। it is having one electron in the dx square minus y square और one electron it is present in dz square। तो यहाँ पे 4 नाइट्रोजन इनके पास लोन पेयर्स हैं, एंड ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, तो जो Fe है हमारे पास वो क्या करता है, इट कम्स अबव द सिस्टम, इट कम्स अबव द सिस्टम। अब जो प्लेनर सिस्टम था वो प्लेन में नहीं रह रहा, ये हल्का सा ऊपर चला जाता है, सेंटर से हल्का सा ऊपर उठ जाता है, और Fe और फॉरफाइरन रिंग के बीच का जो डिस्टेंस हो जाता है वो 40 पिकोमीटर हो जाता है, 40 पिकोमीटर, ठीक है, समझे बात आप। तो इसकी शेप जो थी वो अब कैसी बन जाएगी, अब देखो एक बार मैं इसको ऐसे करूंगी, मैंने 4 नाइट्रोजन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, सिंपल ऐसे। तो अब क्या होगा, एक एस के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये फेरस ऊपर को उठ गया, और उसकी वजह से ये मैंने ये जो इसका हमारा प्रोटीन पार्ट था वो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द प्रोटीन चेन जो लगी हुई थी, 6 साइड जो ये वाली थी वो वेकेंट थी हमारी। तो ये हमारा दिखाने के लिए आपको कि ये ऊपर की तरफ उठ गया, ठीक है। और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, डोम शेप्ड, क्या बोलते हैं, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखने वाली चीज है यहाँ पे कि जो हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि डीऑक्सी में हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में प्रेजेंट है, और लिगेंड जब भी आएगा और ये जो भी हमारे पास ये लोन पेयर और इसकी रिपल्शन होनी है उसकी वजह से स्टेबिलिटी के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये हल्का सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, और अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इट इज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। और डिस्टेंस जो इनका बनेगा फॉर फाइरन रिंग और इसका, तो इट इज 40 पिकोमीटर डिस्टेंस, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ प्लेन चला जाता है ये, आउट ऑफ प्लेन लिख सकते हो आप, इट कम्स आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, मैं फिर रिपीट करती हूँ, इलेक्ट्रॉन इन द डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज रिपेल्ड बाय द लोन पेयर्स of the nitrogen atom, and there is so much repulsion which create the instability to set itself, ठीक है, to set itself free from the repulsion। ये क्या करता है, it goes out of the plane, जो प्लेन में स्ट्रक्चर था ये हल्का सा बाहर की तरफ निकल गया और हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पार्ट। एज अ नेम इंडिकेट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हमारे पास क्या है, पहले ही ऑक्सीजन लगी हुई है। अब ये ऑक्सीजन कैसे अटैच होगी, अब देखो ये डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन था जो अभी मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे आपको दिखाया, ठीक है, बार बार नहीं ड्रॉ करते, इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। ये एफ था जो बाहर की तरफ उठ गया, क्यों उठा, क्योंकि रिपल्शंस थी यहाँ पे। फिफ्थ साइड पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, यही अमीडाजोल रिंग लगी हुई थी, और इसको लिखने की बजाय जो मैंने पीछे स्ट्रक्चर में पूरा लिखा था, मैं यहाँ पे प्रोटीन लिख रही हूँ, ठीक है। तो 6 साइट मेरी यहाँ पे वेकेंट है, तो वेकेंट होने की वजह से आपने पहचान लेना है, कई बार स्ट्रक्चर आ जाता है, इट इज डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसकी जो होती है स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल ज्योमेट्री, इट इज ऑल्सो नोन एज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये ध्यान रखना है आपने, कोई भी नेम दिया हुआ हो सकता है आपको, तो मैंने ये बता दिया था कि इट इज इन द +2 स्टेट होता है इसका, T2G4 EG2 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो ये चीज थी। अब देखो यहाँ जब हमारे पास ऑक्सीजन आया, तो डीऑक्सी के पास अगर ऑक्सीजन आ गया तो वो बाइंड होगा, बाइंड कहाँ होगा, आप खुद दिमाग लगाओ, 5 साइडें तो बुक हैं, तो ये साइड जो हम बोल रहे थे कि एम्प्टी है, जहाँ वाटर या ऑक्सीजन लग सकती है, तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये प्रोटीन पहले ही पड़ा है, मैं सारा स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट करूंगी, ध्यान से देखते जाना, बहुत स्लो स्लो इसको लिख रही हूँ, तो प्लीज नोट डाउन करते जाइए कॉपी पे साथ की साथ ठीक है। तो ये चीज आ गई हमारे पास, तो दिस इज द
सेम स्ट्रक्चर जो मैंने लेफ्ट साइड पे ड्रॉ किया है। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन कहाँ अटैच करेगी, 6 साइड पे, तो ऑक्सीजन ना यहाँ पे बेंट फॉर्म में अटैच कर जाती है, ऐसे बेंट फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बनता है हमारा दैट इज नियरली 130 135 के करीब करीब हमारा एंगल बनता है, ठीक है। तो नियरली 131 डिग्री का ये एंगल बनता है हमारा, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज है कि जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो बेंट फॉर्म में अटैच होगा, ठीक है। अब ये बेंट फॉर्म में क्यों अटैच होगा, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो these two is showing some hydrogen bonding ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शन इनके बीच में हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसकी वजह से ऑक्सीजन सीधा अटैच ना होके हल्का बेंट हो जाता है एंड एंगल जो रहता है 131 डिग्री का है, ठीक है। अब ये चीज है कि कई बुक्स जो यहाँ पे हैं, कई बुक्स बताती हैं कि ये Fe3 है ऑक्सी में, दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कई बुक्स बताती हैं ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम मेजोरिटी की बात लेके चलेंगे वो ये है कि इट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में रेफरेंस ये दिया हुआ है, ये नहीं है, ठीक है। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आप मान के चलो कि दिस इज द थिंग। तो नाउ चेक द ज्योमेट्रीज, दोनों का आप चेक करो कि क्या क्या बन सकता है। पहले में मैंने आपको बता ही दिया कि इट इज अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल ज्योमेट्री, पिरामिडल ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो डोम शेप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे 6 साइड पूरी की पूरी ऑक्यूपाई हो गई, तो इट इज ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की क्या ज्योमेट्री है, O फॉर ऑक्सी, O फॉर ऑक्टाहेड्रल, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो D फॉर डोम, D फॉर डी ऑक्सी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपने। अब यहाँ पे Fe2 था, यहाँ पे भी Fe2 है, पर यहाँ पे जो Fe है दैट इज लो स्पिन, उधर में क्या था, हाई स्पिन था, तो पेयरिंग नहीं हो रही थी, यहाँ लो स्पिन है। लो स्पिन होने की वजह से क्या आएगा, पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, बनाते रहना साथ साथ में और लिखते रहो पॉइंट्स। अब हमारे पास मैंने बोला कि Fe2 लो स्पिन स्टेट में है, लो स्पिन होने का मतलब क्या है कि D6 सिस्टम था वही, ठीक है। तो हमारे पास सारे के सारे T2G6 में चले जाएंगे। पहले जो D ऑर्बिटल्स थे, जो D जनरेट पड़े थे हमारे पास एक लाइन में, तो वो क्या हो गए, 2 में स्प्लिट हो गए। कैसे, T2G और 2 EG के। अब जब भी लो स्पिन कम्प्लेक्स होता है तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, पेयरिंग होती है। तो 1 2 3 तीन और हैं, तो ये यहीं पे आ जाएंगे, इसके पास तो कुछ भी नहीं गया, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कहने का मतलब यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन DXY, DYZ और DZX में चले गए। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन DX² माइनस Y² और DZ² में। और अगर यहाँ पे दोनों पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो Fe है जो वो अपने ही प्लेन में लाई करेगा, इट लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। फॉर फायरिंग रिंग के प्लेन में ही लाई करेगा, ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है, दोनों के समझाने के लिए कि अगर तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, T2G6 बन रहा है, लो स्पिन कम्प्लेक्स था, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे सेम है, बट यहाँ पे ये चीज क्लियर करो, अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है यहाँ पे तो यू कैन गो टू द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाली वीडियो देखिए जाके। तो दिस इज द थिंग। अब नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द टू थिंग्स, ऑक्सी और डीऑक्सी में क्या डिफरेंस है। So this is the difference between these two forms, deoxy and oxyform. Although these two are in the same oxidation state, but it is present in the high spin and it is present in the low spin. डीऑक्सी में जो 5th साइट है दैट इज एम्प्टी, 6 साइट जो हमारे पास पड़ी होगी वो एम्प्टी होगी। दैट्स वाई हमारे पास जो शेप बनती है स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल शेप बनती है या डोम शेप्ड बनती है। और डोम शेप क्यों बनती है, हमने अभी कर लिया था ये, क्योंकि हाई स्पिन होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो रिपल्शन बहुत होती है, तो Fe अपनी जगह से ऊपर की तरफ चला जाता है और वो 40 पिकोमीटर्स अबव हो जाता है फ्रॉम द प्लेन। यहाँ ऑक्सी में ये हमारे पास 6 की 6 साइड्स हमारे पास ऑक्यूपाइड हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये हमारे पास सेम प्लेन में रहता है और यहाँ पे ऐसी कोई रिपल्शन वाली बात नहीं है, बिकॉज इट इज अ लो स्पिन केस। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट इज पैरामैग्नेटिक, और यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे, दैट्स वाई डायमैग्नेटिक। तो अगर आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी की नॉलेज है तो अगर तो EPR देखना है आपने तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इट इज EPR एक्टिव, और ये डायमैग्नेटिक है दैट्स वाई इट इज EPR इनएक्टिव थिंग,
ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे डोम शेप बनने की वजह से जब फेरस ऊपर गया हमारे पास सरफेस से, ठीक है, 40 पिकोमीटर ऊपर चला गया था ये, तो उसकी वजह से जो ये लेंथ्स हैं हमारे पास फॉरफायरन रिंग के साथ जो बनी हुई है कम्प्लेक्स में, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। Fe और N का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है, बट इन दिस दैट लेंथ इज शॉर्टर। तो दिस इज द थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Now there is a composition. हीमोग्लोबिन जो है दे इट हैज 4 सब यूनिट्स। हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट्स होती हैं, और सभी यूनिट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। क्या बोलते हैं हम इसको, हीम प्लस ग्लोबिन। और हीम मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है, जिसमें Fp प्लस फॉरफाइरिन रिंग, और ग्लोबिन क्या है यहाँ पे एक प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हीम में 4 सब यूनिट है, और हर सब यूनिट में ये 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं, जिसमें हम ये 2 लेते हैं। तो दिस इज द थिंग। अब है हमारे पास जो 1 हीम है, ठीक है, एक हीम अपनी प्रोटीन चेन के साथ जब जुड़ता है, मतलब ये तीनों चीजें जो अभी तक आप पढ़ रहे हो वो एक सब यूनिट है। जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, जितना भी स्ट्रक्चर अभी तक हीमोग्लोबिन में हमने लिखा है, वो सारी एक सब यूनिट थी, जिसमें से आप ये तीनों चीजें देख रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास मैं बताती हूँ 2 सब यूनिट तो ऐसी होती हैं यहाँ पे, जिसमें हमारे पास अल्फा प्रोटीन्स प्रेजेंट है एंड अनदर बीटा प्रोटीन्स। अल्फा वाले में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, और बीटा वाले में आई थिंक 147 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो दिस इज द थिंग। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप देख लो। ठीक है, और ये जो प्रोटीन अटैच है, अब एक चीज समझने की कोशिश करना, मान लो ये प्रोटीन है, एक पार्ट मैंने ये बना दिया, एक ये बना दिया। ठीक है, ये अंदर की तरफ है, जैसे ये फॉरफाइरिन रिंग है हमारी सारी, ये सारा स्ट्रक्चर बन गया। तो जो ये प्रोटीन लगा हुआ है बाहर की तरफ, जो हमारे पास स्ट्रक्चर में जो आप लोगों ने देखा, इसका नॉन पोलर एंड अंदर की तरफ होता है, और बाहर की तरफ कौन सा एंड होता है, पोलर। पोलर होने की वजह से, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बाहर पोलर चीजों को अट्रैक्ट करेगा, दिस इज अ नॉन पोलर एंड। नॉन पोलर होने की वजह से यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं कर पाता, वाटर भी एंटर नहीं कर पाएगा, तो इट मेक्स इंटीरियर वाला साइड है दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटीरियर। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करना इस चीज को, कि जो प्रोटीन्स हमारे आसपास मैंने जो बनाए थे, कि ये सारी अमीडाजोल रिंग बना दी थी, ये प्रोटीन चेन बनाई थी, Fe के साथ जो अटैच था, ये सारा कुछ है ना, ये वाला जो प्रोटीन है, अगर सीधा मैं समझाने के लिए लिखूं कि इसका नॉन पोलर एंड अंदर की तरफ है, पोलर एंड बाहर की तरफ है। नॉन पोलर ने इसका मतलब देखो, एक सब यूनिट हो गई हीम वाली, सपोज करो ये, उसके बाद एक ये वाली हो गई जो फेरस के साथ अटैच है, ठीक है, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, और उसके आसपास कितने सारे हो गए प्रोटीन। ठीक है, दोबारा फिर समझो, दिस इज फर्स्ट हीम यूनिट, सेकंड हीम यूनिट, थर्ड, 4 हीम यूनिट्स होती हैं हर इसमें फॉरफाइरिन रिंग्स वगैरह जो अभी तक स्ट्रक्चर आप कर रहे हो Fe के साथ। बाहर इसका क्या था, प्रोटीन, इसका भी प्रोटीन। तो प्रोटीन को मैं एक बार ऐसे कर लेती हूँ सारे को, ये सारे सारा प्रोटीन है। अब प्रोटीन में हमारे पास क्या होता है, कि जो अंदर वाला एंड है वो नॉन पोलर है, बाहर वाला एंड होता है पोलर। पोलर वाला पोलर को अट्रैक्ट कर सकता है, तो जो अंदर वाला इंटीरियर वाला पार्ट है ये सारा, ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर बन जाता है, जहां पे कुछ भी नहीं ऐड हो पाता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर आप चाहते हो कि आपने प्रोटीन चेन को रिमूव करना है, तो फिर क्या कर सकते हो आप, अगर आपने किसी भी यूनिट में से प्रोटीन चेन को रिमूव करना है, तो यू कैन ऐड HCl एंड एसीटोन, दोनों ऐड कर दो, तो उसकी वजह से हमारे पास जो हमारे पास प्रोटीन लगा हुआ है वो रिमूव कर जाएगा। प्रोटीन अगर रिमूव कर गया, तो उसके बाद वाटर एंटर हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पॉकेट पॉकेट बन गई वो, जिसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। वो क्यों हो रहा था, प्रोटीन की प्रोटेक्शन की वजह से। अगर प्रोटीन ही निकाल दोगे, तो उसके बाद कुछ भी अंदर जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से क्या होता है, जो Fe और फॉरफाइरिन रिंग का हमारे पास कम्प्लेक्स है, अगर यहाँ पे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स ना हो, पॉलीपेप्टाइड चेन या अमीनो एसिड या बोल दे प्रोटीन्स ना हो,
ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो ये Fe2 प्लस स्टेट में पड़ा था, इट ऑक्सीडाइज टू Fe3। ठीक है, क्या होता है, Fe2 के पास वाटर एंटर कर सकता है इस पॉकेट में और इट इज चेंजिंग इनटू Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, Fe3 स्टेट में ये चेंज हो जाता है और ये एक डाइमर बना देता है जिसको बोलते हैं म्यू ऑक्सो आइसोमर। ठीक है, म्यू ऑक्सो आइसोमर जिसे बोलते हैं हेमेटिन। ठीक है, जिसे बोलते हैं हेमेटिन। तो देखो कि अगर हीमोग्लोबिन के पास जो प्रोटीन है दैट इज प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट पार्ट, कि पानी अंदर नहीं जा पाता और Fe2 स्टेट ही रहती है। बट अगर इसको रिमूव कर दिया, जैसे HCl एसीटोन डाल के रिमूव कर सकते हो, तो पानी क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है अंदर आके और इट इज चेंजिंग Fe2 इनटू Fe3 पॉजिटिव। एक्वस सोल्यूशन में ये चेंज हो जाती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और उस जो है हमारे पास आइस जो बना है दैट इज हेमेटिन। ठीक है, हेमेटिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज Fe3 0 Fe3। ठीक है, एंड इट इज नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता था, बट अगर ये ऐसा कोई कम्प्लेक्स बन गया, वाटर अंदर चला गया, तो हेमेटिन वाटर का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स से आगे नहीं लेके जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो अभी बनता कैसे है अब देखते जाना। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू गिव यू द स्टेप्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हेमेटिन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू Fe2 जो हमारे पास चेन है। ठीक है, उसमें ये ऐड हो जाएगा। सब यूनिट ली है मैंने, फर्स्ट सब यूनिट की बात कर रही हूँ जिसमें मैं ऑक्सीजन ऐड कर रही हूँ। तो मैं P लिख लेती हूँ, P मीन्स पोरफायरिन रिंग, फर्स्ट सब यूनिट ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बना मेरे पास, P Fe2 और ये बन गया। ये तो आप लोगों ने देखा भी था, अटैच किया था हमने। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है, जो ये बना हुआ है ये सेकंड सब यूनिट के साथ अटैच करता है, सेकंड सब यूनिट। ठीक है, एक के साथ अटैच हो गया, अब सेकंड सब यूनिट मैंने दोबारा ले ली। तो मैं क्या करूंगी, PeF2 0 0 नहीं सॉरी ऑक्सीजन, तो इट इज अटैचिंग विद द अनदर Fe और मेरे पास क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, आई एम हैविंग दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब आप खुद दिमाग लगाओ, जो ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है, ये क्या है, पर ऑक्सो लिंकेज, पर ऑक्सो लिंकेज। थर्ड स्टेप में जो पर ऑक्सो लिंकेज बनी है उसकी हो जाती है क्लीवेज, टूट जाता है ये। टूटने की वजह से हमारे पास क्या है, देखो इसका एक नेगेटिव था, नेगेटिव होने की वजह से आप देखो ये इधर एक पॉजिटिव जुड़ेगा, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास न्यूट्रली रखनी है ओवरऑल, तो ये बन जाएगा +4 आ जाएगी। अब उसके बाद ये अनदर, दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में ये क्या होगा, अनदर सब यूनिट पे जाएगा, 4 सब यूनिट्स होती हैं, तो ये हमारे पास दोबारा Fe जो लिया है हमने 2 स्टेट का उसके साथ कंबाइन करेगा और ये ज्वाइनिंग करने के बाद मेरे पास क्या बन गया, Fe3O Fe थ्राइस। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोनों, ये 2 था, ये इसके साथ ज्वाइन करेगा, -1 दोनों का इधर ट्रांसफर जाएगा, तो दिस इज द 3 and 3 स्टेट। ठीक है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हेमिटिन म्यू ऑक्सो आइसोमर। तो ये ऐसे बनता है एंड इट इज नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हीम है तो वही लेके जा सकता है, ये नहीं लेके पाएगा। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन है वो कभी भी पानी को अंदर नहीं आने देते हीम में, और अगर आपने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, अगर वो पॉलीपेप्टाइड चेन को HCl और एसीटोन डाल के आप रिमूव करते हो तो ये सारा प्रोसेस हमारे बॉडी में होने लग जाएगा और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इट इज टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन, टेट्रामर ऑफ मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन में एक ही सब यूनिट होती है, हीमोग्लोबिन में हम 4 यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, 4 सब यूनिट्स होती हैं हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं छोटी छोटी, प्लीज इसको ध्यान रखिए कि कैसे इस चीज को याद करना है, बिकॉज क्वेश्चन बिल्कुल सीधे आएंगे यहाँ पे। और एक चीज, अगर एक हीम जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, तो ईच HB कितने करेंगे, 4 ऑक्सीजन। ठीक है,
क्योंकि 4 सब यूनिट्स होती हैं इसकी। तो दिस इज द थिंग। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी मायोग्लोबिन के बारे में। मायोग्लोबिन इट इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मायोग्लोबिन में हमने इसको कैसे याद करना है, छोटी छोटी चीजों को देखिए। यस, मायोग्लोबिन में हमारे पास एक हीम यूनिट होती है पर मॉलिक्यूल। मायोग्लोबिन क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल। मसल में जाके ये स्टोर करता है। हीमोग्लोबिन कैरी करता है लंग टू मसल, पर मसल में स्टोरेज का काम कौन करता है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की जो अफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ अटैच करने की, इट इज वेरी वेरी लार्ज देन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये याद रखना है, स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर। जो आप हीम करते थे, ठीक है, हीमोग्लोबिन की एक सब यूनिट का स्ट्रक्चर देख लो और इसका इट इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सेम ही रहेगा, ठीक है। और इसका मोलर मास किसी किसी बुक में इट इज मेंशन, इट्स मोलर मास इज नियरली 17500, ठीक है। और इसकी जो प्रोटीन चेन है यहाँ पे, इट्स प्रोटीन चेन इज हैविंग 153 अमीनो एसिड। और अगेन वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ मायोग्लोबिन, डीऑक्सीमायोग्लोबिन एंड ऑक्सीमायोग्लोबिन, ठीक है। जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है तो ऑक्सीजन, अगर नहीं है तो ये है। यहाँ पे जो मायोग्लोबिन है डीऑक्सी, इट इज Fe, this high spin. Unpaired electron is there, ठीक है, that's why paramagnetic. ऑक्सीहीमोग्लोबिन में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये Fe2 प्लस स्टेट में होता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सारे के सारे। पेयर्ड होने की वजह से इट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक है तो ESR इनएक्टिव, राइट। तो दिस इज थिंग्स, ठीक है, जो मायोग्लोबिन के साथ रिलेटेड है, आपने इसका पढ़ना है। अब मैं आपको करवाऊंगी बूफर इफेक्ट एंड कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। एज आई सेड अर्लियर टू यू, हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वहां पे 4 सब यूनिट है, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी तक तो याद हो गया होगा कि हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट्स थी हमारे पास, ठीक है। और इसकी 2 टाइप थी, डीऑक्सी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो थोड़ा सा पार्ट एक और समझने की ट्राई करना इस चीज को, डीऑक्सी एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हमारे पास जो चीज है इंपॉर्टेंट समझने वाली वो ये है कि यहाँ पे हमने बोला था कि जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे हमारे पास क्या सिस्टम होता है, Fe2 पॉजिटिव होता है, इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। और वो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्सिस की होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन आती हैं। और रिपल्शन होने की वजह से क्या बोलेंगे, यहाँ मॉलिक्यूल में टेंशन है। क्या है, टेंशन, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आ रही है। तो इस टेंशन को रिमूव करने के लिए ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ आ जाता है और इसकी शेप क्या बन जाती है, डोम शेप। और उस टेंशन को, या जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन, टेंशन मतलब स्ट्रेन, उसकी वजह से इसका जो नेम पड़ गया डीऑक्सी का, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज टेंस्ड स्टेट। क्या है, टेंस्ड स्टेट, तो इसको टी स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे आते आते ये Fe2 पॉजिटिव ही रहा, बट इट इज लो स्पिन। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कोई रिपल्शन ऐसी नहीं होती, ठीक है। मॉलिक्यूल वापस प्लेन में आ जाता है, हमारा ऑक्टाहेड्रल बन जाता है ये, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास इट इज समवट रिलैक्स स्टेट, क्योंकि रिपल्शन वो वाली खत्म है। तो ऑक्सी को हम आर स्टेट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। कोऑपरेटिविटी इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, हमने पढ़ा था कि हमारे पास 4 सब यूनिट हैं। अगेन मैं वही चीजें रिपीट कर रही हूँ हीमोग्लोबिन की। तो यहाँ पे क्या होता है, ये द फिनोमिना, लिख लो प्लीज, द फिनोमिना वेयर addition of dioxygen to one subunit increases, or you can say encourages, addition of dioxygens to other subunits of heme, ठीक है। तो इट इज नोन एज कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। कहने का मतलब हमारे पास 4 सब यूनिट थी हीमोग्लोबिन में, ठीक है, 4,
पहली के साथ जब हमने ऑक्सीजन को ड्रॉ किया था तो ये 6 वाली शेप पूरी हो गई थी। आप पिछला डायग्राम देख सकते हो। तो बेंट शेप में ये लगती है हमारे पास ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है अमीडाजोल रिंग के NH के साथ। तो पहली बार जब ये अटैच होता है तो उसको नहीं पता होता कि इसके साथ लगने से इसको क्या फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो डीऑक्सी फॉर्म में था, टेंशन थी वहां पे, टेंस स्टेट थी, टी स्टेट बोलते हैं, मॉलिक्यूल Fe का बाहर था रिंग में से, पोरफायरिन के प्लेन में से। ठीक है, तो ऐसे ऊपर उठा हुआ था, ये प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, 6 साइट हमारी खाली थी। इसको नहीं पता था कि ऑक्सीजन के आने से इसके ऊपर क्या फर्क पड़ा। ठीक है, जैसे हमें नहीं पता होता कि हमारा किसी के साथ मिलने के ऊपर या क्या बिहेवियर में चेंज आता है, पर्सन कैसा है, मिलने के बाद 100 चीजें पता चलती हैं। सेम जब ये फर्स्ट टाइम इसके साथ इंक्लूड होता है, फर्स्ट हीम यूनिट इसके साथ गई, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गया और उसके आने से वजह से ये Fe वापस अपने प्लेन में आ गया और हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है, ऑलमोस्ट Fe यहाँ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये, और मैंने इसको बेंट दिखाया था, यहाँ प्रोटीन था हमारा पूरा और इसके NH के साथ ये बाइंडिंग करता है। तो ये प्लेन में आ गया, सबसे बड़ी बात है, स्टेबल हो गया, इसकी टेंशन खत्म होगी, रिलैक्स स्टेट में आ गया, तो इसको अब अच्छा लगने लगा, मॉलिक्यूल भी खुश हो गया। इसने क्या किया, इसने बाकी सब यूनिट्स को बोला, सब यूनिट 2 को, 3 को, 4 को, कि भी मैं इसके साथ मिलके बहुत खुश हूँ। ठीक है, मेरे में चेंजेस आए हैं, दैट इज पॉजिटिव चेंजेस, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई। तो ये एनकरेजेस करता है बाकियों को भी कि ऑक्सीजन के साथ अटैच करो। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज कॉपरेटिविटी इफेक्ट। तो आई थिंक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे होता क्या है, जब HB पहली बार ऑक्सीजन के साथ अटैच करता है, दिस इज द फर्स्ट हीम यूनिट। ठीक है, तो इट इज चेंजिंग इनटू HbO2। तो ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जब ये पहली बार बाइंडिंग करता है तो दिस इज द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। जब ये पहली बार बाइंड करेगा हमारे पास, तो सपोज हेयर इट इज K1। सेकेंड टाइम जब ये यूनिट दोबारा ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करेगी तो इट इज K2 एंड सपोज वी आर हैविंग दिस। तीसरी बार जब ये ज्वाइन करेगा तो व्हाट वी आर हैविंग, suppose K3 is the rate constant at that direction and we are having this molecule. Last time 4 units ही हैं, तो whenever last time it is joining with this, K4 is the rate constant and we are having this molecule. तो कैन यू एलेबोरेट कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन K1, K2, K3, K4? नेट में इसका क्वेश्चन आया हुआ है कि रिलेशनशिप क्या है, तो इट इज लाइक दिस, K4 इज ग्रेटर देन K3 देन K2 देन K1। अब वाई, अब वही चीज मैंने आपको बताई कि जब ये पहली बार डीऑक्सी फॉर्म वाला जब इसके साथ अटैच हुआ, 6 साइड खाली थी, उसको नहीं पता था कि क्या चेंजेस आएंगे, बट लगने की वजह से पहली बार इसने बड़ा धक्का मुक्का किया। ठीक है, और ये पहला कॉम्प्लेक्स बन गया। पहला कॉम्प्लेक्स जब बना तो उसको लगा कि ये पॉजिटिव है, तो ये K1 यहाँ पे बहुत छोटा होता है, इट्स वैल्यू इज नियरली 5 to 6 पोज। ठीक है, तो उसके बाद जो ये K4 तक पहुंचते पहुंचते ये इतना फेवरेबल हो जाता है, जैसे 3000 से लेके 6-7 हजार तक इसका अब देखिए कितना फर्क है। तो पहला स्टेप ही मुश्किल है, उसके बाद अगर जब ये K2 है, K2 K1 से ज्यादा है, K3 K2 से ज्यादा है, K4 सबसे ज्यादा है, तो दिस इज अ रिलेशनशिप एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, MCQ में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज नोट दीज थिंग। ठीक है, तो एज पर दिस रिजल्ट वी आर नाउ कंफर्म दैट कि द फर्स्ट टाइम व्हेन इट बाइंड विद द ऑक्सीजन एटम, जब पहली बाइंडिंग होती है तो दिस इज डिफिकल्ट एंड समवट इट इज टाइट आल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे जब कंफर्मेशन चेंज होने लग जाते हैं एंड दैट कंफर्म चेंज इज पॉजिटिव फॉर द मॉलिक्यूल, तो बाकी सारे स्टेप क्या है वो इजी हो जाते हैं एंड दिस स्टेप इज नोन एज कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। बट अगर आप इस ऑक्सीजन को रिमूव कर लोगे, जब पहली अटैच की है मैं साथ के साथ रिमूव कर लूँ, तो मॉलिक्यूल में फिर वही स्ट्रक्चर के चेंजेस आते हैं जैसे वो पहले था, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं एंड दिस इज नॉट गोइंग टू अटैच द अनदर थिंग्स। ठीक है, तो दिस इज द कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसी के साथ रिलेटेड चीज है बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट क्या कहता है, ये कहता कि जो कोऑपरेटिविटी इफेक्ट अभी हमने पढ़ा है दैट इज पीएच डिपेंडेंट, पीएच के ऊपर ये डिपेंड करता है आपका कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। ठीक है, और इसने ये बताया कि जो अफिनिटी है, अफिनिटी ऑफ HB टुवर्ड्स ऑक्सीजन बाइंडिंग, जो ये बाइंड करता है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार,
इट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन पीएच। अगर पीएच आपने डिक्रीज कर दी तो जो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी हमारे पास कम हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज बोहर इफेक्ट। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से समझो, मैंने बताया था लंग्स में से कहाँ गया, मसल्स में जाती है, मसल में स्टोर हो जाती है ऑक्सीजन। अब लंग्स से लेके मसल तक का जाने का काम एचबी करता है, ऑक्सीजन को लेके जाने का काम। मसल में क्या होता है, ग्लूकोज जो है हमारा टूट जाता है किसमें, CO2 वाटर एनर्जी में, और यहाँ स्टोरेज का काम जो है वो कौन करता है, मायोग्लोबिन। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब एक चीज समझो यहाँ पे आप कि जो CO2 है जो ये पड़ी है, ठीक है, वाटर भी पड़ा है, CO2 और वाटर दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, H2CO3। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या बना सकता है, 2H पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, और H पॉजिटिव ये यहाँ पे रिलीज कर रहा है। ठीक है, H पॉजिटिव रिलीज करना मतलब पीएच क्या होगी यहाँ पे अब, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मसल्स में पीएच क्या है, कम होगी। दोबारा सुनो एक बार, लंग्स और मसल में जाने का काम, लंग्स से मसल में एच भी करता है ऑक्सीजन को लेके जाने का, इसका काम सिर्फ इतना ही यहाँ तक छोड़ आएगा। मायोग्लोबिन क्या करता है, मसल में ये सारा काम करवाता है, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ फूड हमारे पास CO2 और वाटर बन रहा है, एनर्जी निकल रही है जो हमें चाहिए काम करने के लिए। ये CO2 फर्दर दोनों दोनों क्या बना सकते हैं, H2CO3। ठीक है, ये एसिड है, H पॉजिटिव दे सकता है। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे अगर पीएच का क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पीएच इज मोर इन लंग्स और मसल, लंग्स में ज्यादा होगी, पीएच हमारे पास यहाँ पे कम होती है। कम होने की वजह से अब आप खुद सोचो कि यहाँ पे एच बी क्या इसके साथ बाइंड कर सकता है, नहीं करता, तभी तो नहीं करता ना, ये रट्टा नहीं है, ये लॉजिक है। क्योंकि लंग्स में से जाने का काम ये यहाँ तक छोड़ के क्यों आ जाता है, क्योंकि इसको यहाँ पे इन्वायरमेंट क्या मिलता है, पीएच बहुत लो होती है। तो अभी बोहर इफेक्ट में क्या लिखा कि जब पीएच कम है तो इसकी एफिनिटी इसकी बाइंडिंग के साथ बहुत बहुत कम है। तो दैट्स वाई इसका काम यहाँ तक का छोड़ने का है। अब ये इन्वायरमेंट इसको सूट नहीं कर रहा, पीएच कम होने की वजह से यहाँ बाइंडिंग नहीं होती और ये वापस बाहर आ जाता है। ठीक है, मायोग्लोबिन अब इसके साथ कंबाइन कर जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्गली। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। कहने का मतलब जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे पास पीएच डिपेंडेंट है, बोहर ये बताता है। ठीक है, और मायोग्लोबिन जब भी अटैच करता है वो पीएच के इंडिपेंडेंट होके ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करता है। तो यहाँ से एक कर्व आता है हमारे पास। ठीक है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज गिवन इन mm of Hg। ठीक है, एंड दिस इज द पार्शियल saturation of परसेंटेज saturation of ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या कर्व बनता है, अगर आप हीमोग्लोबिन का केस देखो तो आपके पास ऐसा कर्व आ रहा है, और मायोग्लोबिन का केस देखोगे तो आपके पास ऐसा कर्व आ रहा है। हीमोग्लोबिन के केस वाले कर्व को आप क्या बोलते हैं, दिस कर्व इज नोन एज सिग्मोइडल कर्व, और मायोग्लोबिन वाले कर्व को आप क्या बोलोगे, पैराबोलिक कर्व। ठीक है, तो दिस इज द बोहर इफेक्ट, और ये बताता है कि जो एफिनिटी है हमारे पास, Hb की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जैसे यहाँ 0 था, अब बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी भी कर्व की ऊपर जा रही है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब मायोग्लोबिन में हमारे पास अगर कोई पूछे कि क्या वो कॉपरेटिविटी इफेक्ट, सॉरी बोहर इफेक्ट शो करेगा, तो वो नहीं करता, बिकॉज इट इज ओनली फॉर एचबी ही हमारे पास कॉपरेटिविटी इफेक्ट शो करता है, मायोग्लोबिन कॉपरेटिविटी इफेक्ट शो नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ होम्योग्लोबिन के लिए टर्म है। तो दिस कर्व इज नोन एज बोहर कर्व। बोहर कर्व दो चीजों के लिए बनाया गया था, पैराबोलिक सिग्मोइडल, याद रखना कौन किसके लिए होता है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो एट द लास्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स जो अभी तक की है मैंने। ठीक है, तो ये एक बार आप फटाफट से देखो कि क्या बनेगा। तो we are taking the deoxyhemoglobin here, it is deoxyhemoglobin, and here I am going to take oxyhemoglobin.
तो आपने याद कैसे करना है, बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे स्टूडेंट्स को। तो याद आपने ऐसे करना है, डीऑक्सी के लिए DPPHCST ऐसे बोल सकते हो इसको, और यहाँ OHLDOR ऑल्डोर। ठीक है, तो वैसे तो अभी तक जितना पढ़ाया है मेरे हिसाब से आप 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना। D फॉर इट इज डीऑक्सीफॉर्म, D for deoxyform, P for it is pentacoordinated. Again P is there, it is paramagnetic, अनपेड इलेक्ट्रॉन था क्योंकि हाई स्पिन स्टेट थी। ठीक है, और H जो था हमारा, इट इज हाई स्पिन, हाई स्पिन होने की वजह से ही पैरामैग्नेटिक है, तभी वो ESR एक्टिव भी रहेगा। C for it is colored in nature, S for it is square based pyramidal geometry, and T means it is tensed state, क्योंकि रिपल्शन है यहाँ पे, क्योंकि 6 साइड खाली थी, ये सारा कुछ हमने पहले कर लिया। O it is oxyform, H means hexa coordinated, अभी आपने पढ़ा ये 6 साइड पे ऑक्सीजन लग जाती है। L means it is low spin complex, D means diamagnetic in nature, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर क्योंकि लो स्पिन है। O is octahedral symmetry, 6 की 6 साइड्स बुक हैं। R means it is a relaxed state, क्यों relaxed state है, क्योंकि रिपल्शंस खत्म हो जाती हैं, and it is also colored in the shape। ठीक है, कलर। तो ये चीज है, दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की रहेगी, बट इट इज हाई स्पिन एंड लो स्पिन, ये याद रख लो। दिस इज ऑल द थिंग्स विच वी हैव डन इन द लेक्चर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, प्लीज इसको पढ़ो। ठीक है, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई तो अच्छे अच्छे कमेंट करके जाना, शेयर करो सारे बच्चों के साथ भी, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ द लेक्चरर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लासेस ऑल्सो, वो भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फटाफट से इसको शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है, और सभी को इसके साथ ज्वाइन करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।